हम उनको कहते हैं कि भाई देखो, किसी बाबा ने आपको झूठ बोल के या डर दिखा के आपसे मुर्गा ले लिया, बकरा ले लिया या कुछ पैसे हड़प कर लिए, तो ये आपको चलेगा क्या? जैसे नींबू काटो तो उसमें से खून निकलता है, अच्छा। पानी में से आग निकलती है, बिना माचिस की तीली लगाए यज्ञ कुंड को जलाना। हाँ, और सत्य साई बाबा जो अंगूठी निकालना या सोने की चेन निकालना जी या पैसे निकालना या भभूत निकालना, जी। ये हम लोग भी करते हैं। 21 लाख का चैलेंज है। अच्छा। जो अभी तक किसी ने स्वीकारा नहीं है, और किसी अच्छा। एक दो ने स्वीकारा तो वो हार गए हैं। हाँ। कोई भी चमत्कार। अब अगर कोई आदमी आपसे ये कहता है कि भाई एक शक्ति है जो कि अगर आपसे खुश हो जाए या उसको अगर आप खुश कर लें तो आपको मन मुताबिक जो है रिजल्ट मिल जाएगा, तो फिर लोग उसके पीछे भागते हैं और फिर वहीं से मेरे ख्याल से ये सारे के सारे जो सुपरस्टिशंस हैं उसकी शुरुआत होती है। जो भी पीड़ित है अंधविश्वास से, उनके प्रति क्रोध नहीं, करुणा की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल 100% और बात सही है। उपहास की नहीं, अपनेपन की जरूरत है। हेलो दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महान शख्सियत का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। और दोस्तों, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं जिसके फाउंडर के बारे में हम सब जानते हैं। जो भी जरा सा भी रैशनल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं वो सब जानते हैं नरेंद्र दाभोलकर साहब के बारे में, जिन्होंने जो फाउंडेशन सेटअप की वो आपकी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसका काम था कि जो ब्लाइंड फेथ है उसको इस सोसाइटी से हटाया जाए। और उसके लिए उन्होंने न केवल बहुत ज्यादा काम किया बल्कि अल्टीमेट सेक्रीफाइस, अपनी जान से उन्होंने उसकी कीमत चुकाई। मैं नहीं समझता कि आज के समाज में, आज के समय में जैसा मैं याद कर पाता हूं, उनसे बड़ा कोई रैशनलिस्ट रहा है। ये बात हम सब जानते हैं कि जो महान लोग होते हैं कई बार चले जाते हैं, अल्टीमेट सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे भगत सिंह जी ने किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो लीगेसी है वो हमेशा बनी रहती है और उसको लोग लेकर के आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तम जोगदंड साहब से, जो इनकी फाउंडेशन है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है, उसकी एक जो मैगजीन निकलती है, इसकी जो पत्रिका निकलती है, उसके वो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। और वो इस फाउंडेशन से बहुत पहले से 2015 तकरीबन 10 साल से जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे उत्तम जी से कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और अपने जो काम है, जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। सभी को नमस्कार। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया। मैं हमारी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और हमारी अंधश्रद्धा निर्मूलन पत्रिका की ओर से बहुत बहुत आभारी हूं। जहां तक मेरे बारे में कहना है कि मेरी पढ़ाई कल्याण में हुई है, महाराष्ट्र के कल्याण में। वहां बिरला कॉलेज से मैंने बीए की डिग्री प्राप्त की है। और 1970 के दशक में महाराष्ट्र में जातीय भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ दलित पैंथर करके एक आंदोलन शुरू हुआ था, युवाओं का आंदोलन शुरू हुआ था। उस संगठन में मैं भी शामिल हुआ था। और कल्याण के पास स्थित एक ग्राम है, उसकी शाखा को छावनी कहा जाता था। छावनी यानी जैसे सैनिकों की होती है वैसे तो उसका मैं उप छावनी प्रमुख था। और उस समय कई लोगों के ऊपर पुलिस द्वारा केसेस दायर किए गए थे, पैंथर कार्यकर्ताओं के ऊपर। और 1978 में जब मैंने बीए की डिग्री प्राप्त कर ली, तब ये सोचा कि एलएलबी करूंगा
वकील बनूंगा और पैंथर्स के मुकदमे बिना शुल्क चलाऊंगा और उनको छुड़ाऊंगा। हाँ। इसलिए एलएलबी ज्वाइन किया। लेकिन बाद में मुझे कुछ हितचिंतकों ने बताया कि भैया नई नई डिग्री करोगे तो आपके पास तुरंत कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि फंस गए या हार गया तो क्या होगा। जी। इसलिए आपके ऊपर जीत की मोहर लगनी चाहिए। वो मोहर लगने के बाद फिर आप अच्छे वकील बन सकते हो, फिर केसेस आएंगी। तब मैंने सोचा कि मेरे कुछ हितचिंतकों ने बताया कि आप बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर करके ज्वाइन करो। तब मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी ज्वाइन कर दी। बुरहानपुर में मेरी पोस्टिंग हो गई और वहां से फिर मेरा जो सामाजिक कार्य करने का जो उसकी इच्छा थी वो बंद हो गई, क्योंकि वो सरकारी बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया। जी। तो इसके लिए फिर मुझे उस पहले 2 साल तो प्रोबेशन पीरियड होते हैं, तो उसके लिए मैं सामाजिक दृष्टि से कुछ भी कर नहीं सका। बुरहानपुर एक तो नई जगह थी, वहां जाके 2 साल प्रोबेशन कर, फिर शादी हो गई, फिर बच्चा हो गया, फिर वहां एक रूरल ब्रांच होती है। रूरल ब्रांच ऐसी ब्रांच थी कि जहां कुछ भी सुविधा नहीं थी, हार्डशिप सेंटर माना जाता था। डेढ़ तलाई करके एक देहात है और वो कोरको आदिवासी बहुल इलाका है। जी। वहां कुछ समय निकाल दिया। वहां से फिर वापस 5 साल निकाल के मुंबई आ गया। मुंबई में नौकरी करने के बाद तब तक मेरा, जब डेढ़ तलाई में था, बाकी कुछ नहीं कर सकता था, तो लेकिन जो सरकारी योजनाएं थी गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए, उस योजना के तहत मैंने बहुत सारे लोगों को कर्ज दिया, लोगों को बैंकिंग समझाई, क्योंकि वहां के जो आदिवासी लोग थे वो बैंक में आने से डरते थे जी, क्योंकि ये कचहरी का झंझट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ उनकी थिंकिंग थी। जी। तो उनको समझा बुझा के लोन वगैरह दे दिए और बाद में चल के किसानों को काफी कामों के लिए मैंने लोन वगैरह दिए थे, वहां का विकास भी हो गया। तो इस तरीके से बैंक के माध्यम से मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता रहा, व्यक्तिगत कुछ नहीं कर सका। बाद में जब 2016 में रिटायर हो गया तो उसके पहले ही मैंने सोचा कि ये हमारे संगठन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ज्वाइन करनी चाहिए। इसकी समाज के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि अंधविश्वास काफी बढ़ रहा है। इसलिए मैंने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ज्वाइन करने का फैसला कर दिया। अभी ये संगठन के बारे में अगर बताया जाए तो ये संगठन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी ने 1989 में स्थापित किया। इस संगठन में उन्होंने अपने कुछ चुनिंदा साथी ले, वैसे दाभोलकर का काम तो काफी पहले से चल रहा था दूसरे संगठनों के साथ, लेकिन कुछ लोगों को साथ में लेके इसका काम शुरू किया। और ये संगठन ने जो व्यापक सामाजिक परिवर्तन का काम शुरू किया है, और केवल अंधविश्वास उन्मूलन ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश किया है। जैसे अनिष्ट रूढ़ी परंपरा है, छद्म विज्ञान है, उसके खिलाफ भी काम करना। अनिष्ट रूढ़ी प्रथा परंपरा के लिए अगर हम कुछ बोलने जाओ तो लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई ये सोचकर सामने आते हैं। तो उसके लिए हम उनका विरोध नहीं कर रहे, उसके लिए एक रचनात्मक पर्याय दे रहे हैं। जी। इस तरीके से संगठन काम कर रहा था, इसलिए मैंने ये संगठन ज्वाइन करने का निर्णय लिया और जुलाई 2015 में मैं इस संगठन में दाखिल हूँ। तो मैंने देखिए दाभोलकर जी की 2 बुक्स पढ़ी हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने गांव-गांव जा करके, लोगों के बीच जा करके, जैसे भूत प्रेत का लोगों के दिमाग में रहता था, ये बहुत सारे जिसको अंधविश्वास, जो आपने कहा कि जो सुपरस्टिशंस लोगों के अंदर रहते हैं, उसको लोग फॉलो करते थे। उसके लिए वो खुद जा करके वहां पे रहते थे और बहुत सारी उनको डिफिकल्टीज भी का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इन चीजों पे विश्वास करते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको वाकई में इन सब चीजों से फायदा मिलता है, और वो विश्वास जो है वो उनका
जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहता है, तो वो विश्वास को बदलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो देखिए, आपकी जो संस्था है वो तो ग्राउंड लेवल पे जाकर के काम करती है। तो मैं जरा सा ये जानना चाहता था कि आप किस तरीके से जो ग्राउंड लेवल पर लोगों को समझाते हैं कि जो उनके विश्वास है वो सही नहीं है और उसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, और किस तरीके के काम आप ग्राउंड लेवल पे करते हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, जब हम लोगों के पास जाते हैं तो आस्था और अंधविश्वास, इसमें जो फर्क है, इसमें जो धुंधली सी रेखा है, उसके बारे में हम लोगों तक पहुंच जाते हैं। और हम लोगों को यह सबसे पहले विश्वास यह दिला देते हैं कि देखिए भाई, आपको भारत के संविधान ने आस्था का अधिकार दे दिया है, धर्म का अधिकार दे दिया है, तो हमें उस आस्था के धर्म के बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन आस्था के नाम पर, ईश्वर के नाम पर और आपकी श्रद्धा के नाम पर अगर कोई आपका शोषण कर रहा है, उसके आपके पैसे जा रहे हैं उसमें, आपका जैसे महिलाओं का शारीरिक शोषण होता है, ऐसा कुछ हो रहा है, मानसिक शोषण हो जाता है, जैसे वो गुलाम कर लेते हैं लोगों को, जो ढोंगी बाबा होते हैं वो, तो ये शोषण के हम खाली खिलाफ है। हम उनको कहते हैं कि भाई देखो, किसी बाबा ने आपको झूठ बोल के या डर दिखा के आपसे मुर्गा ले लिया, बकरा ले लिया या कुछ पैसे हड़प कर लिए, तो ये आपको चलेगा क्या? और आपकी जो भी बीमारी है, समस्या है, आप उस समस्या को ढूंढो, उसका समाधान निकालो। ये आदमी कुछ नहीं कर सकता। फिर हम वो जो बाबा लोग, पाखंडी बाबा लोग जो भी चमत्कार के प्रयोग करते हैं, जिस चमत्कार के कारण ये लोग वश हो जाते हैं उनके तरफ, वो सभी चमत्कार के प्रयोग हमारे कार्यकर्ता करते हैं। हमने उनको प्रशिक्षण दिया हुआ है। जैसे नींबू काटो तो उसमें से खून निकलता है, अच्छा, पानी में से आग निकलती है, पानी अच्छा, का दीपक जलाना हम बोलते हैं। दीपक में पानी भरते हैं और उसमें तीली लगाने के बाद तुरंत आग निकलती है। बिना माचिस की तीली लगाए यज्ञ कुंड को जलाना, अच्छा, उसका भी छोटे पैमाने के ऊपर प्रयोग करना है। ऐसे जो भी प्रयोग है वो हम उन्हें बताते हैं और उनको यह बताते हैं कि इसके पीछे फिजिक्स, केमिस्ट्री या हाथ की सफाई जी, ये चीजें होती है। और उसका फिर हम भांडाफोड़ करते हैं, मतलब बताते हैं कि भाई हमने कैल्शियम कार्बाइड है, इसको चुपके से डाला हुआ था दिए में, अच्छा, उसका वो पानी का संयोग होने के बाद एसिटिलीन पैदा हो गया और एसिटिलीन ज्वलनशील वायु है। उसी प्रकार जैसे ग्लिसरीन है और पोटेशियम परमैंगनेट है, तो पोटेशियम परमैंगनेट की पाउडर पर अगर ग्लिसरीन डालते हैं, वहां कुछ माध्यम है जैसे लकड़ी के छोटे टुकड़े, कागज के टुकड़े, तो वहां हीट पैदा होकर उससे वो जलने लगता है, आग पैदा होती है और आपको लगता है कि जैसे पानी, जिसको पानी बोलते हैं, ग्लिसरीन है, जो बाबा लोग है, तो आपको लगता है कि देखो पानी डाल के आग लगा दी इन्होंने। तो ये सब हम उनको बता देते, फिर उनका हमारे ऊपर भरोसा बढ़ जाता है और फिर हम उनको बोलते हैं, आगे का सब बता देते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों जरूरी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कार्य कारण भाव, जो भी कुछ होता है उसके पीछे कुछ कारण है, वो कारण ढूंढो, वो कारण को दूर करो तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी, ये समझाते हैं। इससे काफी हमको उस समय तो काफी लोगों से सपोर्ट मिलता है और लोग फिर हमारे ओर आकर्षित हो जाते और हमारा धीरे धीरे, तुरंत तो नहीं मान जाते हैं क्योंकि हजारों सालों की मन में बसी हुई बात है, उसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन लोग समझ जाते हैं। 10 में से 4 लोग तो कम से कम हमारे पास आते हैं और समस्या भी लेके आते हैं और ऐसे जो समस्या है उससे कई सैकड़ों बाबा लोगों को हमने पकड़वा के दिया है। तो जब आप बाबा लोगों को इस तरह पकड़वाते हैं तो ये बाबा लोग आपका रेजिस्टेंस नहीं करते हो कुछ आपके खिलाफ में, वो कुछ इस तरीके का उपद्रव या कुछ इस टाइप का आपको डराने धमकाने की कोशिश नहीं करते हैं? जी, पहले ऐसा होता था। अच्छा, क्योंकि 2013 में डॉक्टर दाभोलकर की हत्या होने के बाद, मतलब हमारी समिति और अन्य सामाजिक संगठन जादू टोना विरोधी कानून महाराष्ट्र में स्थापित हो, इसके लिए
करीब करीब 18 साल आंदोलन कर रहे थे। जी। तो वो कानून आने के पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। किसी बाबा को पकड़ा तो उसके ऊपर किस कानून के तहत कार्यवाही हो, इसका भी हमारे पास कुछ इलाज नहीं था। तो जैसे चीटिंग या ठगी इस प्रकार के आरोप में वो कुछ लगा देते थे, कभी वो छूट जाते थे, कभी हम उनसे लिखवा लेते थे। मतलब अच्छा। हमारे जो पुराने कार्यकर्ता है स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखवा लेते थे कि हम ये काम दोबारा कभी नहीं करेंगे। अच्छा। कभी कभी और कभी हमारे कार्यकर्ता को मार भी खाना पड़ा है। हाँ, वो तो है, वो तो हमने क्योंकि ये उनके जो चेले लोग होते हैं, हाँ, वो कई बार पिटाई भी हुई है। उनका तो आप धंधा ही बंद कर रहे हैं, करने पे लगे हुए हैं ना, तो वो लोग तो रेजिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे पिटाई की भी ये आ गए। लेकिन जब से कानून आ गया तो कानून की तहत हर पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी को नियुक्त किया जाना है। अच्छा। कि जो इस कानून के तहत जो भी अपराध आते हैं उसके बारे में वो सब माइंड करेगा, उसका निरीक्षण करना, वहां जाके केस दर्ज करना, ये सब काम उसके ऊपर हो गया है। अभी हमें खाली शिकायत करनी है। अगर सबूत हमारे पास जमा होते हैं तो हम शिकायत कर देते हैं, या किसी जगह काम चल रहा है किसी बाबा का, तो हम जो दक्षता अधिकारी होता है इस कानून के तहत उसे जाके एक शिकायत दे देते हैं कि भाई यहाँ ऐसा काम चल रहा है, आप देख लो। तो तब से हमारा काम प्रत्यक्ष रूप से काफी कम हो चुका है। देखिए, वैसे तो ये जो इस तरीके के मैजिक दिखाने वाले बाबा लोग हैं वो तो पता नहीं कब से मेरे ख्याल से दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे सत्य साईं बाबा हुआ करते थे, वो बहुत सारे जादू दिखाया करते थे और लोगों को उससे बड़ा इम्प्रेस किया करते थे। अभी भी हम बागेश्वर बाबा जी का सुनते रहते हैं, जो कि अक्सर जो है वो पर्ची खोलते हैं और लोगों के मन की बात बता देते हैं और उनके बारे में बहुत सारी चीजें बता देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बाबा जो इस तरीके का चमत्कार करते हैं, आपने इनमें से कुछ लोगों को क्या अभी रिसेंट टाइम में कुछ चैलेंज किया है और उन लोगों ने कुछ क्या आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया है, या कुछ ऐसी कुछ आपने उनको एक्सपोज किया, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, सत्य साईं बाबा के समय जी, उस समय के अब्राहम कोर थे श्रीलंका के, जी, उन्होंने चुनौती दी थी। अच्छा। हाँ, और सत्य साईं बाबा जो अंगूठी निकालना या सोने की चेन निकालना, जी, या पैसे निकालना या भभूत निकालना, जी, ये हम लोग भी करते हैं। जी, अच्छा जी, ये सब हम हवा में से चेन निकाल के दिखाते हैं। ऐसे दिखाते हैं आप लोग? जो हाथ की सफाई है वो हमारे कार्यकर्ता सब करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो और हम लोग ये बोलते हैं कि अगर हम सत्य साईं बाबा जैसा कपड़ा पहन के और बाल बढ़ा के अगर बैठ जाते तो शायद हम 30-40 करोड़ रुपए हम भी कमा लेते। तो लेकिन उस समय उनको चैलेंज किया था डॉक्टर अब्राहम कोर ने जी, और इन्हें बागेश्वर धाम बाबा को हमारे संगठन ने चैलेंज किया था। अन्य इस विचारधारा के अन्य संगठन है, केवल महाराष्ट्र के नहीं, जैसे पंजाब है, गुजरात है, वहां के लोगों ने भी उनको चुनौती दी थी। अच्छा। और हमारे संगठन का 21 लाख का चैलेंज है। अच्छा। जो अभी तक किसी ने स्वीकारा नहीं है, और किसी एक दो ने स्वीकारा तो वो हार गए हैं। कोई भी चमत्कार, हमने 20-21 चमत्कारों की लिस्ट बनाई हुई है। अच्छा। इनमें से कोई भी चमत्कार आप करके दिखाइए और 21 लाख रुपए ले जाइए। अच्छा। एक साधारण चमत्कार है कि हम एक टेबल के ऊपर तला हुआ पापड़ रख देंगे। अच्छा। आप यहां बैठ के आपके मंत्र शक्ति से उसको तोड़वाओ। अच्छा। हाँ, और 21 लाख रुपए ले जाओ। अच्छा। फिर उस समय कुछ लोग दावा करते थे कि मंगल ग्रह के ऊपर क्या चल रहा है वो यहाँ देख के हम बता सकते हैं। अच्छा। जी। तो हमने दावा किया था, यानी चैलेंज किया था उनको, भाई हमारे बाजू के कमरे में अच्छा एक टेबल के ऊपर हमें 20 चीजें रखते हैं। अच्छा। आप यहाँ बैठकर वो 20 चीजों के नाम बताइए। अच्छा। लेकिन कोई जिनको मंगल दिखाई देता है, वो बाजू के कमरे वाले रूम में क्या है वो बताने का चैलेंज भी नहीं ले पाए हैं। अब मंगल में क्या है ये तो किसी को पता नहीं है ना, तो इसको झूठ कैसे कोई साबित करेगा? बगल के कमरे में क्या है ये तो तुरंत उनका झूठ साबित हो जाएगा ना, इसलिए वो ये चैलेंजेस को नहीं लेते हैं। यस, तो ये 21 लाख का चैलेंज आज भी खड़ा है। और कोई भी
उसमें सब बहुत चीजें, ज्योतिष शास्त्र है, हस्त सामुद्रिक है, ये उसके ज्योतिष बारे शास्त्र जो है वो हमारे देश में बहुत ज्यादा लोगों का विश्वास है, में। और जी मैं देखता हूँ खास तौर से मेरे ख्याल से तो पूरे देश में ही है, और नॉर्थ इंडिया में तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि साहब जो भी शादी होगा, ब्याह होगा, और जो आपका मुंडन होगा और गृह प्रवेश होगा, सब जो है बिना ज्योतिष से मिलाए हुए नहीं होता है। नहीं, शादी ब्याह में एक होता है, आपको शायद मालूम हो, मंगली और नॉन मंगली, जी कि ये जो है मंगली लड़का है या लड़की है तो उसकी शादी केवल मंगली से हो सकती है, जी नॉन मंगली से अगर शादी हो गई तो वो तो 1 साल के अंदर वो मृत्यु को प्राप्त होगा। अब जी ये सब चीजें जो मेरी नॉलेज में है कि एस्ट्रोलॉजी में कोई भी जो है वो इसको सब साइंस कहते हैं, लेकिन कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस मिला नहीं है इसके प्रेडिक्शंस में। तो आप लोगों ने कुछ इस बारे में काम किया है, ये जो आपका ज्योतिष शास्त्र जो है, कि जी इसमें कितना सत्य है और कितना झूठ है, इस बारे में कुछ आपने काम किया हो तो बताएं आप उसको। जी सर, हमारे जो मैगजीन के संपादक है जी प्रोफेसर डॉक्टर नितिन शिंदे, जी उन्होंने इसके ऊपर काफी गहरा अध्ययन किया है, उन्होंने किताबें भी लिखी है। अच्छा उसमें से एक है कुंडली का मिलान करते हुए, अच्छा मराठी में उसका हिंदी अनुवाद भी तो आ जाएगा। तो उन्होंने कुंडली कैसे बनती है, अच्छा यहां से लेके हम्म फिर वो मंगल ग्रह वगैरह, हम्म उसके बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण किया हुआ है। अच्छा उन्होंने यह बताया है कि वो मंगल ग्रह करोड़ों किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से। जी वो एक मिट्टी पत्थर का गोला है, जी उससे कुछ भी किरणें वगैरह कुछ नहीं निकलती है। वो जी हमें इसलिए दिखाई देता है कि सूरज की किरणें उसके ऊपर गिरती है, वो पढ़ती है, रिफ्लेक्ट होके आती है। हमारे पास आ जाती है। जी जी तो इससे कुछ आता जाता नहीं है, और उसका एक ही काम है, खाली भारतीय लोगों की शादियों को बिगाड़ना। तो वो इसके ऊपर बहुत बढ़िया व्याख्यान भी देते हैं। अच्छा उन्होंने ज्योतिष वालों को भी चुनौती दी थी। अच्छा तो ऐसा हमारा काम चल रहा है कि उसके बारे में ये छद्म विज्ञान में आता है, जी जी उसमें जो एस्ट्रोनॉमी सूडो जो साइंस, पार्ट सूडो है, साइंस, हाँ हाँ वो सच है। हम्म यानी बल्कि हमारे हम लोगों को प्राउड होना चाहिए कि हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी के बारे में ज्ञान, हाँ 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 कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सा सितारा कहाँ है, कौन सा नक्षत्र कहाँ है, हाँ, उससे बहुत काम इसका हुआ है। बारीकी से ज्ञान। आर्यभट्ट साहब मेरे ख्याल से इसमें जी काफी आगे थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पूरी या दुनिया मानती है लेकिन उनको। वो ज्ञान लेकर नासा क्या क्या कर रहा है, जी और हम लोग वो मंगल ग्रह शनि ग्रह घुसा के लोगों को मतलब शादी का डर दिखा रहे, शनि की 7.5 है वह दिखा रहे हैं। तो ये छद्म विज्ञान है, और इसके हमारा जो जादू टोना विरोधी कानून है जी उसमें इसको अपवाद किया गया है, मतलब एक्सेप्शन किया हुआ है। ज्योतिष शास्त्र ये नहीं आता उसके अंदर, ये ये मतलब है। उसके अंदर नहीं आता है, क्योंकि ये कानून करने लाने के लिए हम लोगों को बहुत आंदोलन करना पड़ा है, और इसका बहुत ही तगड़ा विरोध हुआ था। और जब ये एक्सेप्ट किया कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र, ये सब इसमें से निकालो, तब हम मान्यता देंगे, ऐसे हिंदुत्ववादी और अन्य संगठन थे। उन्होंने बहुत दुष्प्रचार किया था, बोले कानून आएगा तो आप घर में पूजा भी नहीं कर सकते, हमारे यहाँ वारकरी संप्रदाय है, वो वारी में जा नहीं सकता, जो होली पिलग्रिमेज रहती है, यानी बहुत अफवाहें फैलाई थी। तो ये सब ऐसा होने के बाद भी वो कानून पारित हुआ है। अभी इसके लिए वो कानून के अंदर हम इनके ऊपर कार्रवाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये छद्म विज्ञान है, ये गलत है। इसके लिए हमारा एक सेशन होता है, जहां भी हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उसमें एक सेशन होता है, और जहां जहां संभव हो हम इसके बारे में, हमारी एक पीपीटी भी है, उसके माध्यम से ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन देखिए मैं देख रहा हूँ कि रिसेंट टाइम में ये बड़ा दुर्भाग्य है, मैं समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एज अ फुल कोर्स इंट्रोड्यूस की गई है, और बाकायदा उसकी डिग्री दी जा रही है, और लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो साइंस है, और एक साइंस की तरह उसको पढ़ाया जा रहा है।
तो ये इसका जो असर है वो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी पे अच्छा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब किसी भी चीज की हम फॉर्मल डिग्री देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां की सरकार जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ सत्य है, क्योंकि वो लोग वहां की जब डिग्री लेके निकलेंगे और निकलने के बाद में जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उनको नहीं कह सकते कि वो कोई भी सूडो साइंस प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई गलत चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कुछ आपने मतलब इस बारे में क्या किया जा सकता है आपके हिसाब से कि लोगों को ये जागरूकता फैलाई जाएगी? जो सूडो साइंस है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी है, या फिर आपका ये जो पामिस्ट्री होती है, जी या फिर आपका जो वास्तु शास्त्र है, जी और यहाँ तक कि मैं तो जैसा अगर देखें तो इवन जो आयुर्वेद है उसके बारे में भी जो है उसको जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं ज्यादातर उसको या तो होम रेमेडी ट्रीट करती हैं जो कि नेचुरोपैथी के करीब है, बट उसको साइंस नहीं मानती है, सूडो साइंस मानती हैं। तो ये जो सूडो साइंस है इसको जब हम साइंस की तरफ प्रचारित करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमारी सोसाइटी के ऊपर, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी। इन सभी के कारण सोसाइटी के ऊपर काफी मतलब असर पड़ता है, काफी नुकसान भी होता है। उसके बारे में हमारा संगठन विविध कार्यक्रमों के थ्रू, लेखों के थ्रू और हमारे मैगजीन के थ्रू लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करता है। अभी इसे पूर्णतः बंद तो नहीं कर सकते हैं। हम सरकार के पास खाली निवेदन देते हैं कि भाई ये कोर्स है, ये सूडो साइंस है, इसे नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारी कमजोरी है, मतलब हमारे संगठन की। और जब लोकतंत्र में हम रहते हैं, सरकार जो कर रही है उसको चुन के दिया है लोगों ने। सही तो बात है। ये हमारी मतलब मजबूरी है या कमजोरी है, ऐसा समझ लीजिए। तो लेकिन लोगों में जन जागृति करना, जैसे वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र के ऊपर भी हमारे डॉक्टर नितिन शिंदे की किताब है। वह भी उन्होंने शास्त्रीय प्रमाणों के साथ सिद्ध कर दिया है कि वास्तुशास्त्र में विश्वास करना, यानी आज के वास्तुशास्त्र में जैसे पहले हवा और प्रकाश, यही वास्तुशास्त्र के दो बेसिक्स थे जी। लेकिन आज जो आया है, अग्नेय दिशा में अग्नि होना चाहिए, ये दिशा में पानी की टंकी होनी चाहिए, टॉयलेट का मुंह इस तरफ होना चाहिए, मतलब इस तरीके का जो आया है उसका भांडाफोड़ या उसके बारे में सच्चाई बताने वाली किताबें हमने लिखी है। जहां जहां संभव हो उसको हम लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन आजकल सर इसका प्रभाव इतना बढ़ गया है, जो बिल्डर्स होते हैं ना, हाँ, वो भी अपने जो एडवर्टाइजमेंट में लिखते हैं, हाँ लिखते हैं वास्तु कंप्लायंट। वास्तु कंप्लायंट सही बात है। अभी सभी घरों के या सभी फ्लैट्स के दरवाजे एक ही दिशा में करने जाए तो बिल्डिंग कैसे बन सकती है? बताइए, सही बात है। किसी ना किसी की दिशा पश्चिम की तरफ हो सकती है, उत्तर की तरफ हो सकती है, दक्षिण की तरफ हो सकती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हम केवल जन जागृति करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के बारे में तो मैंने बताया, ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, तो ज्योतिष और पामिस्ट्री, उसके लिए तो हमारा चैलेंज ऑलरेडी है 21 लाख का। तो ये करते हुए हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रयास कम पड़ते हैं, कुछ लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन सामने वाले का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। उनके ऊपर विविध माध्यमों के थ्रू, आप कोई भी पेपर उठा के देखिए ना, राशि भविष्य, हाँ राशि भविष्य, सही कह रहा हूँ। ये हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में है ये। पूरी दुनिया में आप जाइए, किसी भी कंट्री में जाइए, वहां पे आपको राशि का भविष्य देते हैं। इस बारे में मेरा एक सुझाव था, और जो हम अपनी इंटरनेशनल क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन के माध्यम से करना चाहेंगे, आज नहीं तो कल हमारा जो प्लान है कि इसका एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, साइंटिफिक मेथड से। जैसे कि एक स्टडी है, मेरे ख्याल से उसमें डबोलकर साहब भी इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर जो एस्ट्रोलॉजी का एक प्रूफ करने के लिए उन्होंने जो है कुछ लोगों की कुंडलियां जो है दी गई। आधे मेरे ख्याल से उसमें करीब 40-50 कुंडली थी,
तो आधे ऐसे लोगों की कुंडली थी जो कि बहुत ही ब्रिलियंट थे, और आधे ऐसे लोगों की कुंडली थी जो कि मतलब कम सक्सेसफुल थे, और मतलब बिल्कुल ही जो नॉर्मल इंटेलिजेंस के लोग हैं। जी और ज्योतिषों को कहा गया कि आप बताइए कि इसमें से कौन सी कुंडली जो है वो ब्रिलियंट लोगों की है, और कौन सी कुंडली जो है वो मंद जी बुद्धि या कम बुद्धि वालों की है। यस और उसके बाद में उन्होंने जो उनके प्रोडिक्शंस थे वो करीब 45-46% ही केवल सही थे। जी और इसके मतलब कि अगर आप सिक्का उछाल के भी अगर आप डिसाइड करें तो आपका यस प्रोडिक्शन 50% के करीब तो सही हो ही जाएगा, सही हो जाए। लेकिन वो 50% से भी कम था। तो इस तरीके से ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया बहुत सारे जर्नल्स में, और जो भी आदमी रैशनल थिंकर है उसको ये पढ़ करके कुछ हद तक अगर वो साइंटिफिक टेम्पर का है तो विश्वास होगा कि हाँ भाई इसमें कोई सत्य नहीं है। तो इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को जो बाकी जैसे वास्तुशास्त्र हो गया या एस्ट्रोलॉजी में जैसे मान लीजिए मंगली नॉन मंगली की शादी का हो गया, उन सब के ऊपर अगर हम एक एक्सटेंसिव रिसर्च करें, जैसे कि मान लीजिए 1500 लोगों पे, कि भाई जिसमें मांगलिक या नॉन मांगलिक की शादी हुई, और उसके बाद देखें कि भाई वो शादी बड़ी सक्सेसफुल हुई और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तो जब इस तरीके की कुछ रिसर्च अगर करे जाए तो जो यस कम से कम जो साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग हैं वो कन्विंस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आज के समय में बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो CSIR में साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने पूरी जिंदगी साइंटिस्ट का काम किया, वो लोग भी इन सब चीजों पे, ज्योतिष पे और इन सब चीजों पे इतना ही ज्यादा विश्वास करते हैं जितना आम आदमी विश्वास करता है। और ये बड़ी तकलीफ की बात होती है, क्योंकि जब आम आदमी ये कहता है कि भाई जब इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े जो रैशनलिस्ट हैं, अगर ये लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जरूर इसमें कुछ ना कुछ सत्य होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें साइंस को और जो रैशनल थिंकर है हम सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा, और जो थ्योरीज है हमें पैसिव नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि हमें उसको डिमोलिश करने की जरूरत है कि ये चीज गलत है, साइंटिफिकली इसको गलत प्रूफ किया जाए, और तभी जो है इसको मेरे ख्याल से एक जो सोचने वाला व्यक्ति है, जो साइंटिफिक टेम्पर का आदमी, उसको एक्सेप्ट करेगा। जी हाँ स्टार्ट कर। छद्म विज्ञान है या सूडो साइंस है, हम्म तो इसका लोगों के ऊपर काफी प्रभाव बढ़ रहा है। तो इसे काउंटर करने के लिए हम सब रैशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, बुद्धिवादी संगठन जो भी है, या हमारे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जैसे संगठन है, तो इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन करके इसके ऊपर एक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये स्टडी करके उसके बाद जो निष्कर्ष आते हैं उससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये वाकई सूडो साइंस है और इस पर लोगों ने विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसका हम लोग एक जनरल टाइप से भी निकालने का बात कर सकते हैं, साइंटिफिक जनरल, जिसमें कि इंडिया में हम लोग इस तरीके की चीजों को पब्लिश करें, मतलब। यस, ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें पब्लिश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल साइंस के जो भी जर्नल्स हो गए, जी जी उनमें भी अगर ये स्टडी आ जाता है तो जी, उसको एक प्रकार की साइंटिफिक मान्यता मिलती है। मानत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ तो ये होना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, जी हम तो विश्वास करते ही है, जी आप कुछ भी करो। जी तो ये एक ऐसा पंथ अभी बढ़ रहा है, लेकिन इतिहास में यह दर्ज होना चाहिए कि रैशनलिस्ट लोगों ने इसको काउंटर किया था। जी और आने वाली पीढ़ी अगर ये पढ़ती है, हमारे हमारे जो भी अनुसंधान होगा या जो भी होगा, तो आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा होगा और एक रिकॉर्ड रहेगा कि हमने ये किया, ये काम किया, क्योंकि इससे आगे तो हम और कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मुझे संभव एक ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जो है, उसको अगर सच और झूठ दोनों बताया जाए जी तो वो कभी भी झूठ पे विश्वास नहीं कर सकता है। यस अगर उसको सच और झूठ दोनों रखा जाए तो वो हमेशा सच पे विश्वास करेगा। यस लेकिन दुर्भाग्य से एक्चुअली क्या होता है कि ये जो झूठ है उसकी बड़ी मार्केट होती है, और उसको बेचने में लोगों को बहुत फायदा होता है। इसलिए वो झूठ का लगातार प्रचार जो है वो करते रहते हैं। क्योंकि देखिए, जो बाबा लोग हैं आप देखिए, या जो ज्योतिष के लोग हैं, इनकी तो कई जो बहुत सक्सेसफुल हैं, ये करोड़ों में कमाते हैं ये लोग। और जी लोग ऐसे ज्योतिष को जो कांटेक्ट करने के लिए, मैंने देखा है कि उनकी बड़ी लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, उनका अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जी तो वो लोग तो डेफिनेटली जो है नहीं चाहेंगे कि इस तरीके की कोई स्टडी हो।
और जी अपनी नॉलेज के लिए उनको प्रचार करने के लिए उन्होंने टीवी को सुना है, सोशल मीडिया को चुना है, जिसमें उनके आप देखेंगे लेक्चर्स आते रहते हैं और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज आते रहते हैं जो इस बात को प्रचारित करते रहते हैं कि इसमें बड़ा सत्य है। अब जनता को अगर हम दूसरा पहलू नहीं बताएंगे तो फिर जनता को पता क्या चलेगा कि इसके अंदर कमी क्या है। और जहां तक मेरा सवाल है, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में साइंस के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धा है, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई चीज अगर साइंटिफिकली टेस्टेड है तो उसके सही होने के बहुत सारे चांसेस हैं। क्योंकि आज हम जो भी छोटी मोटी चीजें, जो भी हम उपलब्धियों हमने पाई है, छोटी से बड़ी उपलब्धि, वो सब साइंस की बदौलत पाई है। चाहे हम आज हम बात कर रहे हैं, आप एक अलग स्टेट में हैं, हजारों किलोमीटर दूर, और मैं अलग बैठा हुआ हूँ, और आज अगर हम एक मंच पे आकर के बात कर रहे हैं और ये वीडियो अगर हम दुनिया के सारे कोने कोने तक पहुंचा पाएंगे, तो ये सारा साइंस का चमत्कार है। और जी साइंस की शक्ति को हमारे ख्याल से हर एक व्यक्ति पहचानता है। इसलिए अगर हम लोग साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश करेंगे साइंटिफिक मेथड से कम एक सोसाइटी का बहुत बड़ा तबका, और खास तौर से जो यंग लोग हैं, वो जरूर इस बात को मानेंगे कि हाँ भाई, हमें जो है अंधविश्वास को छोड़ने की जरूरत है। अच्छा देखिए उत्तम जी, मेरा इस मामले में एक और व्यू था जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका इस बारे में क्या व्यू है। वो ये है कि जो श्रद्धा है और जो अंधश्रद्धा है, जो फेथ है और जो ब्लाइंड फेथ है, इसके बीच में एक बड़ी थिन लाइन होती है। क्योंकि देखिए, जो जो सुपरस्टिशंस होते हैं, जिनको हम कई बार हम ब्लाइंड फेथ कहते हैं, अंध श्रद्धा भी कहते हैं, वो उसका भी फाउंडेशन ये होता है कि कोई शक्ति है, भगवान है, जो कि हमारी चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी जिंदगी के डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। और यही चीज जो है हमें जन्म देती है ये आपके सुपरस्टिशन या अंधश्रद्धा को। क्योंकि अंधश्रद्धा जो है वो कहीं ना कहीं वो रास्ता बताती है जिसके माध्यम से हम ऐसी शक्ति को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक जो है, जो हम चाहें, अपना भविष्य बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जो अनसर्टेनिटी लाइफ में दिखती है, मान लीजिए शादी ब्याह हुआ, तो उसके अंदर क्या होता है कि लोगों को लगता है भाई पता नहीं मैचिंग होगी कि नहीं होगी। अब आप लड़की के बारे में पूरी तरह नहीं जानते हैं, लड़के के बारे में, तो एक अनसर्टेनिटी का वो एटमॉस्फेयर रहता है। अब आप मान लीजिए कोई कंपटीशन दे रहे हैं, अब कंपटीशन में हजारों लाखों लोग अपियर हो रहे हैं, कुछ लोगों का सिलेक्शन है। अब बड़ा हमें अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं पेपर हमारी चॉइस का आएगा, एग्जामिनर ने हमें अब एग्जाम नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमारे दिल में एक डर होता है। अब अगर कोई आदमी आपसे ये कहता है कि भाई एक शक्ति है जो कि अगर आपसे खुश हो जाए या उसको अगर आप खुश कर लें तो आपको मन मुताबिक जो है रिजल्ट मिल जाएगा, तो फिर लोग उसके पीछे भागते हैं, और फिर वहीं से मेरे ख्याल से ये सारे के सारे जो सुपरस्टिशंस हैं उसकी शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी एक तरीके से लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि जो श्रद्धा जिसको हम कहते हैं, चाहे धार्मिक श्रद्धा हो या जो रिचुअल्स हैं, प्रेयर्स हैं, जो कि धार्मिक पुस्तकों में जिनकी मान्यता भी है, उसका भी कहीं ना कहीं कोई बेसिस नहीं है। वो हमारी प्राचीन ट्रेडिशन का पार्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उसकी कोई रिलेवेंस नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें जोड़ना पड़ेगा जो आपका धर्म है और जो धार्मिक श्रद्धा है और जो अंधविश्वास है, उसको जोड़ना पड़ेगा। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? ये जब हम तर्क संगत बात करते हैं जी तो आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। अभी आप बुद्धिवादी है, मैं बुद्धिवादी हूं, लेकिन हम ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे लोगों में रहते हैं कि जहां करीब करीब 90-95% लोग बुद्धिवादी नहीं है। सही बात है। तो हमें उनके पास पहुंचना है, जी हमारी बात उनको अगर बताना है तो उनकी जो आस्था है या श्रद्धा है उसको स्पर्श किए बिना उनके पास लेके जाना है। अगर उनको स्पर्श करेंगे तो तुरंत संविधान ने उनको दिया हुआ आस्था का अधिकार जी वो सामने आता है, भाई ये हमारी आस्था है। जी तो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की जो पंचसूत्री है, 5 सूत्रों पे काम करती है, जैसे शोषण करने वाले और अनिष्ट रूढ़ी प्रथा परंपरा का विरोध करना। जी तो इसमें कहीं भी किसी के आस्था के ऊपर कोई भी आक्षेप नहीं है हमारा। हमें जो सपोर्ट मिल रहा है या लोग हमारे पास आते हैं
वो इसलिए आते हैं कि हम उनके आस्था को स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे ही आप आस्था को, वैसे इतना करने के बावजूद भी हमें विरोध हो रहा है सर। सही बात है। अरे इतना विरोध हो रहा है कि ऐसा फैलाया गया है कि ये लोग हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये केवल हिंदू के अंधविश्वास का विरोध करते हैं। तो वैसे ये बात सच नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो पाखंडी बाबा पकड़े हैं उसमें लगभग 30% पाखंडी बाबा मुस्लिम है और उनके लगभग 90% से अधिक भक्त हिंदू है। अच्छा। तो हम लोग हिंदू का शोषण जो हो रहा है इन बाबाओं से, वो हिंदुओं को मुक्ति दे रहे हैं जी। लेकिन हमें बदनाम ये नाम से कर लिया जा रहा है, ये हिंदू के खिलाफ है। ये बदनामी का जो दौर है ऐसा चल रहा है सर कि पिछले साल हमारे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का एक राष्ट्रीय और राज्य स्तर का सम्मेलन आलंदी में लिया था। आलंदी संत ज्ञानेश्वर की भूमि है जी। तो उस समय हमें पुलिस वालों ने बुलाया। अच्छा। हाँ, बोले आप यहाँ आंदोलन, ये आपका अधिवेशन यहाँ क्यों ले रहे हैं? हाँ। तो हमने कहा ये संतों की भूमि है। हाँ। और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हाँ। संतों की जो सुधारनावादी विचारों की विरासत है जी। समाज सुधारना की विरासत, उसको आगे ले जाती है। और संत ज्ञानेश्वर भी अंधविश्वास के खिलाफ थे जी। इसके लिए हम उनकी भूमि में हमारा ये ले रहे जी। फिर उन्होंने एक वीडियो क्लिप दिखाई हमें जो वायरल हो रही थी। अच्छा। नदी में, उसमें ये लिखा था ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले लोग 1972 में जी आलंदी में आए थे जी। और वो बोल रहे थे कि ज्ञानेश्वर की समाधि तोड़ देते हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें जिंदा समाधि ली थी ना, उन्हें तो संजीवन समाधि बोलते हैं उसको। जी जी। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले चाहते कि उसमें क्या है, उनकी हड्डियां है क्या, ये देखेंगे, वो करेंगे, इसके लिए आए थे। उस समय एक कीर्तनकार है दांडेकर जी, वो एक साइंटिस्ट को लेके आए। उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट वहां लाके रखे और किस प्रकार किरणें निकलती है वगैरह वो बताया। और जब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों को पता चला कि ये सही है तो वो बेचारे वापस चले गए। अच्छा। तो वो पुलिस वालों ने पूछा, एक तरफ आप उनकी समाधि तोड़ने के लिए आते हैं और दूसरी तरफ अभी हमको बोल रहे हैं कि हम उनकी विरासत चला रहे हैं, ये क्या चल रहा है? यहाँ लोगों का विरोध हो रहा है, इन लोगों का सम्मेलन यहाँ नहीं होना चाहिए जी। तो हमने उनसे एक सवाल पूछा कि सर ये इसमें क्या लिखा है या ये क्लिप में क्या है कि 1972 में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले यहाँ आए थे समाज, लेकिन हमारा संगठन स्थापित हुआ है 1989 में। बताइए। और उस समय कोई ऐसा मूवमेंट महाराष्ट्र में चल ही नहीं रहा था, बल्कि देश में कहीं भी नहीं चल रहा था। बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ। जो ट्रक भर के 200-300 लोग वहां आएंगे और वो समाधि तोड़ने के लिए कहेंगे। हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं था, तब हम कैसे आ सकते हैं? हाँ। तो हमारे साथ वो ज्ञानेश्वर महाराज की जो पालकी निकलती है जी, उसके चौकदार करके एक इम्पोर्टेंट आदमी रहते हैं धार्मिक, वो भी हमारे साथ थे। लेकिन वो रैशनल थिंकिंग वाले, भले वो श्रद्धालु हो गए लेकिन उनका थिंकिंग ऐसा है कि सही को सही, गलत को गलत। उन्होंने और एक बॉम्ब डाल दिया उधर। अच्छा। बोले इसमें जो दांडेकर जो है कीर्तनकार, जो 1972 में यहाँ आए थे जी साइंटिस्ट को लेके जी, उनका तो 1968 में ही देहांत हो चुका है। तो ये कैसे हो सकता है? बोले मेरा पिताजी, उनके पिताजी, हम पूरी हमारी 3 पीढ़ियां यहाँ काम कर रही है और ये ऐसा वाकया कभी हुआ ही नहीं है। तो ये तो झूठ है, झूठा प्रचार है। बताइए। दूसरे दिन गांव वालों की मीटिंग बुलाई, जो आक्षेप लेने वाले थे उनको उनके सामने सब सच्चाई बता दी। तब वो मान गए कि भाई हम लोग गलती कर रहे थे। बताइए। आपका कार्यक्रम होने दीजिए। 3 दिन कार्यक्रम हुआ और ऐसे बहुत सारे वीडियोस पोस्ट निकल रहे हैं जिसका उत्तर तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतनी यंत्रणा नहीं है कि उसका हमारा उत्तर सब तरफ फैलाया जाए और ये झूठ का उत्तर दिया जाए। तो इसमें हम थोड़ा सा
कम पड़ रहे हैं। तो ये इस तरीके से विरोध हो रहा है हम लोग। तो इस इतने सारे विरोध के बावजूद हम लोगों को, ये तो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की बात हो गई, अन्य राज्यों में भी जो हमारे संगठन काम कर रहे हैं उनको भी ये कठिनाई आ रही है कि बस इनको ठोको मारो, इस तरीके की बातें हो रही है। और आपको मतलब पता होगा शायद कि जब दाभोलकर जी की हत्या हुई थी तो लोग खुशियां मना रहे थे कहीं क्यों। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि इस समय दुर्भाग्य से हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है, वो कोई भी पार्टी हो उसमें धर्म बहुत ज्यादा डीप घुस गया है जी और धर्म का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि कहीं भी अगर हम लोगों को रैशनल बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं तो लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको लगता है कि उनके अपना जो वोट बैंक है उस पर फर्क पड़ेगा यस और इसी वजह से वो ऐसे सारी चीजों का अपोजिशन करती हैं। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो खुद ही, जैसे अभी हम इसमें जो हमारी इंटरनेशनल क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन है उस पर मैं वीडियोस डालता हूँ और उसमें हम कई चीजें जैसे कि जो अंधविश्वास हैं और जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे लोगों का जो बहुत ज्यादा एक विश्वास है, उसके क्या क्या एविडेंस है और क्या उसमें कमियां हैं, ये सारी चीजों के बारे में मैं डालता हूँ। और मैं देखता हूँ कि उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है हमारे उसमें। जी लेकिन उसके बावजूद मेरा देखिए एक मैंने एक चीज देखी है कि जो हमारा हिंदू धर्म है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक स्कोप है कि हम लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे बाकी जो धर्म है, जैसे इस्लाम है खास तौर से, वहां पे बहुत ज्यादा टॉलरेंस का लेवल लोगों का नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि हिंदुओं में ये बात सही है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि अगर उनको हम चीजों को लॉजिकली समझाते हैं तो वो उस बात को समझने को तैयार रहते हैं और वो समझते भी हैं इस बात को। और काफी लोग अपनी विचारधारा को बदलते भी हैं। हालांकि ये बात सही है कि इस प्रोसेस में बहुत समय लगता है, क्योंकि जो चीज हम अपने बाप दादा से और अपने बचपन से सुनते आए हैं और जो हमारे दिमाग में जो भगवान का डर बैठा हुआ है और जो हमारी श्रद्धा है, इन सब जो हमारे रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है। अब जैसे आप शादी को ले लीजिए तो शादी जो है वो एक धार्मिक संस्कार है हमारे देश में जो है, और हम लोग उसको 7 जन्मों का बंधन मानते हैं। और धार्मिक संस्कार के साथ ही फिर ये आपका एस्ट्रोलॉजी भी आ जाता है, जो ज्योतिष है वो भी धार्मिक संस्कार के पार्ट हो जाता है, क्योंकि मुहूर्त उसके बिना नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से ये चीजें आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं कि लोग जो है इतने आसानी से इससे निकल नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी लॉजिकली देखा जाए तो काफी हद तक सुधार हुआ है। जैसे कि पहले देखिए इंटरकास्ट मैरिजेस जो हैं वो जी बिल्कुल ही होती नहीं थी, उसका बड़ा अपोजिशन होता था। लेकिन आज के समय में सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। जो जाति के हिसाब से जो ऊंच नीच हुआ करता था पहले, और अछूत का जो होता था कि भाई इसको आप छू नहीं सकते और इससे आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इन सब चीजों में भी काफी सुधार हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में कोई भी मंदिर हो, सभी लोग उसमें जा सकते हैं। लेकिन ये सुधार की जो पेस है उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ तो हम सुधार की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो अंधकार की तरफ भी जा रहे हैं। जबकि हमें ये सारी चीजें जो है बढ़ाने का, क्योंकि जब सारी राजनीति और सारा मीडिया जो है इन सब चीजों को प्रमोट करने पे लगा हुआ है, तो लोगों के अंदर फिर लोगों को जगाना जो है बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन जी फिर भी हमारे ख्याल से हम सभी को प्रयत्न तो अपना करते रहना चाहिए। जी और आपका एक्चुअली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्राउंड लेवल पे जुड़ी हुई है, जी इसलिए आप लोगों के बारे में बेहतर जानते हैं और आपका जो एक नजरिया है कि भाई श्रद्धा और अंधश्रद्धा को अलग रखा जाए। और श्रद्धा, लोगों को कहा जाए कि भाई ठीक है, अगर आप श्रद्धा करना चाहते हैं तो करें, लेकिन कम से कम आप अंधश्रद्धा ना करें, ताकि लोग आपको एक्सप्लॉयट जो करते हैं, ये जो बाबा लोग हैं जो जादू के नाम पे, या जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो बड़ा बड़ा कोई आपको अंगूठी पहनाएगा, कोई ये पहनाएगा और उसके वो लोग बड़े पैसे वसूल करते हैं, कम से कम वहां से आपको बचाया जा सकता है। ये तो अभी आपके कुछ जो रिसेंट आप जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी रिसेंटली कुछ काम कर रही है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल अंधविश्वास उन्मूलन। जी ये मतलब जब से जादू टोना विरोधी कानून महाराष्ट्र में आया जी तब से हमारा जो भार था उस काम का वो कम हो गया है। लेकिन साथ साथ में हम जी बहुत सारे अन्य कार्यक्रम भी करते हैं। जी
जैसे जो किशोरावस्था में जी लड़का लड़की में चेंजेस आते हैं, शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, जी तो उसके लिए हमारे महाराष्ट्र विज्ञान परिषद ने सीढ़ी बनाई है, जी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। जी तो ये जो शारीरिक कैसे बदलाव होते हैं, जी उससे रिलेटेड मानसिक बदलाव कैसे होते हैं, जी जी जिसके ऊपर हम 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चों के सामने जाके लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कार्यक्रम करते हैं और जी उनको इसके बारे में जागरूक करते हैं, बहुत अच्छा क्योंकि बहुत अच्छा। गलतफहमी में लोग कुछ भी कर बैठते हैं, सही बात है सही बात है। अनसाइंटिफिक चीजें होती है, हम्म। तो ये कर रहे हैं। फिर जैसे लोग कॉलेज में जाने के बाद लड़का लड़की एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है, ये आजकल बहुत बढ़ रहा है। जी तो उस समय अपना पार्टनर कैसे चुने, अच्छा यानी पार्टनर का विवेकपूर्ण चयन, जी इसके ऊपर भी हम कार्यशालाएं लेते हैं। जी और उससे फिर जो भी सामने वाले कैसे है, हम कैसे हैं, फिर हम कहाँ जुड़ सकते हैं, ये इसके बारे में प्रशिक्षण हम देते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड, तो एक्चुअली क्या होता है, जो रोमांटिक लव होता है अक्सर लोग उसके यस चक्कर में पड़ जाते हैं और गलत पार्टनर का सिलेक्शन कर लेते हैं, पूरी जी जिंदगी फिर पछताते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आपका काम है कि आप जी लोगों को रैशनल तरीके से पार्टनर का भी सिलेक्शन करना चाहिए यस और आंख बंद करके जो है वो नहीं कर लेना चाहिए, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जी इसके अलावा जो त्योहार है, जी जैसे अभी गणेशोत्सव चल रहा है हमारे यहाँ, जी 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 तो गणेशोत्सव के समय गणेश जी की मूर्ति यथासंभव मिट्टी की हो जी और गणेश जी का विसर्जन अपना जो पानी का सोर्स है, पीने के पानी का सोर्स है, जी उसमें ना करते हुए जी जी आर्टिफिशियल तालाब है उसमें करने के लिए हम जी लगभग 20 साल से हम इसके लिए काम कर रहे हैं। जी उस समय हम लोगों को मतलब पिटाई भी हो गई कुछ कार्यकर्ताओं की कि ये हमारा अधिकार है, हमारी श्रद्धा है, हम जहां भी ये लेकिन ये कर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्ति होती है, अगर पानी में, जहाँ पानी का पीने का पानी होता है, हाँ उसमें अगर विसर्जित किया जाएगा तो उसका तो केमिकल असर जी होता होगा, पानी को खराब कर देता होगा, नुकसान जी, करता होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसके ऊपर लगे हुए कलर, जी वो भी रासायनिक कलर होते हैं। वो तो नुकसान के लेकिन लिए करते होंगे। आज परिस्थिति यह है सर, हम्म मतलब मुझे खुशी होती है कि आज हमारा महाराष्ट्र सरकार हम्म और जो स्थानीय निकाय होते हैं ना, जी वो खुद ही कृत्रिम तालाब बना रहे हैं हाँ, और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें विसर्जन कीजिए। तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी यस बात, आप लोगों को इसके लिए बधाई मिलनी चाहिए यस यस कि आप लोगों के प्रयत्न से ये चीज हुई। जी। फिर दिवाली के समय हम्म पटाखा मुक्त दिवाली, अच्छा प्रदूषण मुक्त दिवाली, हाँ हाँ ये अभियान हम पिछले कई सालों से चला रहे हैं। जी तो अभी पिछले 3-4 साल से जी हमारे महाराष्ट्र सरकार द्वारा जी जीआर निकाला जाता है, जी भाई बच्चों को प्रतिज्ञा पढ़ाई जाए कि जी हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, हम अरे वाह, प्रदूषण को बचाएंगे। बहुत अच्छा। तो जिस कार्यक्रम के लिए हम्म हमें गालियां पड़ती थी, जी अभी वो सरकार ले रहा है। जी और ऐसा नहीं कि लोगों का एक आक्षेप रहता है कि ये खाली हिंदू त्योहार के लिए करते हैं। फिर हम्म जी बकरी ईद के समय बकरों की कुर्बानी दी जाती है, जी तो हम लोगों ने उसके लिए पर्याय दिया है। हम किसी का भी विरोध नहीं करते, हम पर्याय ये दिया है, जी कुर्बानी देनी है तो अपने खून की दे दो। जी तो इसके लिए आप अपना ब्लड डोनेट किया करो, और अच्छा, ब्लड डोनेशन कैंप हम बकरी ईद ऑर्गेनाइज के करते समय हैं। हमारे कई जगह हो जाते हैं। जी जी उसमें हम मुस्लिमों को आमंत्रित कर देते हैं और वो खुशी से कर भी देते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इससे मुस्लिम को मतलब बहुत ही अपने धर्म के बारे में उसका पालन कट्टरता से करते हैं, ये माना जी जाता जी 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 है। इसमें लोग सामने आ रहे हैं, जी जी रक्तदान वगैरह कर रहे हैं। जी टाइम जी लगेगा, जी हमारा तो 4000 साल पुराना धर्म बोल रहे हैं, जी तो अभी 7वीं सदी वाला धर्म जी जी है ना। जी तो हो जाएगा, सुधार हो जाएंगे। क्रिसमस के समय जी पटाखा मुक्त क्रिसमस जी और न्यू ईयर का ईव में जी नशा मुक्ति अभियान हम चलाते हैं। जी दारू नहीं पियो, दूध पियो।
तो अच्छा। कई जगह पे हम लोग स्टॉल लगाते हैं और लोगों में जी जागृति करते कि भाई 31 दिसंबर मनाने के लिए जी लोग दारू पीना शुरू करते हैं। एंजॉय करने के लिए दारू ही है ना हमारे यहाँ, जी जी, तो उसकी फिर बाद में लत लग जाती है। सही बात है। हाँ, तो इसके लिए हम दूध, मसाला दूध है, वो हम्म सब लोगों को बांटते हैं। हम्म। इस तरीके से हम अन्य धर्मों के बारे में भी ये करते हैं, काम करते हैं ऐसा। तो ये सभी अभियान हमारे अभी जारी है। फिर संविधान के बारे में भी हम काम करते हैं। जी 26 नवंबर जी जब संविधान स्वीकृत हुआ जी और 26 जनवरी जी इस कार्यकाल में संविधान जागृति उत्सव हम मनाते हैं। जी और जहां जहां संभव हो, स्कूल, कॉलेजेस, फिर जो कार्यक्रम होते हैं लोगों के, जी सार्वजनिक कार्यक्रम, वहां जाके संविधान के बारे में हम लोगों को बता देते हैं, उनके जी अधिकार, उनके कर्तव्य, और उसमें हम वो 51AH जी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रचार हाँ, वो तो बहुत जरूरी है, बहुत वो जरूरी है वो। वो हमारा सबसे बड़ा आधार है सर। सबसे बड़ा था, सही बात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वो बताएंगे, जी, संविधान बताएंगे, तो हमको काफी उससे राहत। सपोर्ट मिलता है, हाँ सही बात। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे अभियान जारी है सर। देखिए, मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं अ, हम सभी लोगों को इस देश में ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये देश हम सबका है। और अगर हमें कहीं लगता है कि भई ये किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, तो कोई बाहर का आदमी आकर के तो सुधार करेगा नहीं हमारे देश में। जी तो हम सभी को इसके बारे में जो भी हम कर सकते हैं, वो करेंगे। और मेरा जो है इंसानियत पे और इंसानों पे पूरा विश्वास है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग करते हैं, चाहे वो अंधविश्वास हो उनका, चाहे वो धर्म से रिलेटेड जो चीजें कुप्रथाएं हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अज्ञानता की वजह से होती हैं। और इसीलिए अगर हम लोग उनको ज्ञान देंगे, सही ज्ञान देंगे, तो सूनर और लेटर तो देखिए लोग इस बात को महसूस करेंगे कि उनके अपने भले के लिए है ये सारी की सारी चीजें। जी शुरू में जरूर रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि भाई जो चीज हम अपने पिताजी से, हम अपने परिवार से सुनते आए हैं, हमें उस पर विश्वास रहता है। और फिर हमें कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि भाई भगवान है, अगर नाराज हो गया तो क्या होगा। और जब हम बचपन से सारी चीजें करते आए हैं कि भाई हमने मान लीजिए शादी कर ली और बिना कुंडली के कर ली, कल शादी टूट गई तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में आना लाजमी है और बहुत ही ज्यादा नेचुरल सी चीज है। लेकिन अगर उनको सही ज्ञान दिया जाए कि भाई इनमें कोई सत्य नहीं है, और साइंटिफिक तरीके से उस सत्य को बताया जाए, तो मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि धीरे धीरे करके लोग जो हैं वो इस बात को समझेंगे और रैशनल तरीके से डिसीजन लेना शुरू करेंगे। बिल्कुल सर। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी ने कहा था जी कि ये जो हमारा अंधविश्वास के खिलाफ युद्ध है, जी, लड़ाई है, ये कुछ दशकों की नहीं, शतकों की है। ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। तो इसके लिए हमें काम करना चाहिए। हमने बीज बोया है, उसका वृक्ष बन के कब होगा, ये आने वाली पीढ़ियां है, वही बताएगी। और ये काम करते समय उनका कहना था, अंधविश्वास में जब हम निर्मूलन का काम करते हैं, तब जो भी पीड़ित है अंधविश्वास से, उनके प्रति क्रोध नहीं, करुणा की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, 100%, 100% और बात सही है आपकी। उपहास की नहीं, हम्म, अपनेपन की जरूरत है। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए हमारा अप्रोच ये होना चाहिए जी कि उनकी ये मजबूरी है, जी वो जो संस्कार हुए हैं, जी जी मजबूरी है, इसके लिए ये कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि उनको ज्ञान देना चाहिए, तो प्रबोधन करना है उनका। जी वो प्रबोधन करते समय उनका उपहास नहीं करना चाहिए, खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। और उनके लिए जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं जी अंधविश्वास के कारण, उसके प्रति हमको क्रोध नहीं आना चाहिए कि भाई ये क्यों कर रहा है ऐसा। जी 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 वो करुणा होनी चाहिए कि वो किस मजबूरी के कारण कर रहा है। ये करते जाएंगे तो आज नहीं तो कल ये काम आगे बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है। जैसा आपको बताया कि अ, काम सरकार भी हमारे कुछ उपक्रम ले रहे हैं, और लोग भी, हमारा जो कारवां है, हमारी जो हम्म शाखाएं थी, दाभोलकर जी गए थे, हम्म। उस समय 200 के करीब शाखाएं थी। जी अभी आज 350 शाखाएं हैं महाराष्ट्र में। जी जी जी।
वैसे महाराष्ट्र जो है इस मामले में मैंने देखा है कि उसने बहुत सारे ऐसे सुधार किए हैं। और मुझे याद आता है सावित्री भाई फुल्ले जी का जो एक कंट्रीब्यूशन है यस कि जब वो अब से करीब 200 साल पहले मेरे ख्याल से जब उन्होंने पहली लेडी टीचर उनको माना जाता है जी कि जब वो स्वयं अशिक्षित थी लेकिन उन्होंने खुद उनके अपने पति जी ने उन पति से पढ़ा और पढ़ करके फिर जो लड़कियां थी उसको पढ़ाने का जब उन्होंने काम शुरू किया तो उस समय सोसाइटी में उनका बहुत विरोध होता था। जब वो जाती थी उनके ऊपर लोग कीचड़ फेंकते थे और कहते हैं कि वो 2 साड़ियां लेके जाती थी, तो एक साड़ी जो है वहां जा करके पहनती थी जब वो पढ़ाने जाती थी। यस लेकिन उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो भक्ति है और उनका जो तपस्या है, उसका देखिए आज 200 साल बाद में हमें ये फल मिला कि हमारे देश में जो औरतों का जो एजुकेशन लेवल है वो करीब करीब मर्दों के बराबर है। और आज औरतों को पढ़ाना जो है एक गर्व की बात मानते हैं मेरे ख्याल से। चाहे जितना भी पिछड़ा परिवार हो, वो हमेशा जो है अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहता है। जी और बच्चियां जो हैं वो कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो साइंटिस्ट का जॉब हो, चाहे वो टीचर का जॉब हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हो, हर जगह पे जो है बच्चियां और लड़कियां जो है वो विद्यमान है। तो कहीं ना कहीं जो है उनका काम जो शुरू किया उन्होंने 200 साल पहले, और दाभोलकर साहब ने जैसा कहा कि ये काम दशकों का नहीं और सदियों का है, तो हम सब जो है शायद नहीं रहेंगे लेकिन कम से कम जो है हम अपना काम करके जाएं और लोगों को सही रास्ते पे ले जाने का जो अपनी तरफ से प्रयत्न कर सकते हैं वो करें। जी जी तो हम मेरे ख्याल से इस बारे में आप आए और आपने अपने जो विचार हैं शेयर किए, अपनी फाउंडेशन के बारे में बताया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। तो मुझे बहुत मतलब मेरे लिए गर्व की बात है कि आप आए हमारे प्लेटफॉर्म पे, और इसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जिस बारे में हमने चर्चा की उस बारे में भी आगे हम कोशिश करेंगे कि कुछ एक साइंटिफिक कम्युनिटी बनाए जिसमें इस तरीके के सारे लोग जो हैं साथ में आएं और जी हम साइंटिफिक रिसर्च करें। क्योंकि मेरा ये सोचना है कि मैं पढ़ाई लिखाई से मेरा काफी अच्छा मतलब मेरा वो रहा है, और मैं खुद भी एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, पीएचडी किया है मैंने। तो जी मेरा हमेशा ये सोचना है कि अगर हम साइंटिफिक तरीके से ये जितने भी सूडो साइंसेज हैं या जो अंधविश्वास है उसके बारे में हम एक डीपली इन्वेस्टिगेट करें न्यूट्रल तरीके से, ये जी नहीं कि हमें उसको गलत प्रूफ करना है, और जो भी रिजल्ट आते हैं उसके पॉजिटिव और निगेटिव साइड उसको हम साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश करें और उसकी एक पब्लिसिटी करें, तो मेरे ख्याल से काफी लोग होंगे जो उससे प्रभावित होंगे और फिर वो अपने विचारों को बदलेंगे। क्योंकि साइंस पे सभी का विश्वास मैं समझता हूँ, चाहे जो धर्म हो, चाहे जो देश हो, चाहे जो संस्कृति हो, साइंस पे और विज्ञान पे सबका विश्वास है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में काम करेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोगों को कन्विंस कर पाएंगे इस रास्ते पे ले आने के लिए। जी और दाभोलकर कुछ? जी ने कहा था जी जी बताएं। कि लोगों ने विज्ञान की सृष्टि ली है लेकिन दृष्टि नहीं ली। कितनी सुंदर बात कही, देखिए कितनी जी सुंदर बात कही उन्होंने। तो ये दृष्टि यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कंप्यूटर लाते हैं जी तो कंप्यूटर को हल्दी कुमकुम लगा के उसकी पूजा करते हैं। जी हमारा स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में जाता है जी जी तो उसकी प्रतिकृति की पूजा होती है। जी जी तो हम लोगों ने विज्ञान की सृष्टि ली है, दृष्टि ली है, ऐसा वो कहते थे। और वही काम, दृष्टि देने का काम जी जी हमें साथ में लेके जाना है। जी जी उसके लिए हमारा संगठन हमेशा आपके साथ और देश के अन्य संगठनों के साथ भी जी हमारी जी एक नेशनल और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जी जी तो उनके मार्फत हम जुड़े रहेंगे जी जी और ये इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है ये काम करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर आपसे मिलेंगे, फिर आगे बातें करेंगे। बहुत बहुत सर धन्यवाद, धन्यवाद थैंक बहुत यू। बहुत।